आज के वीडियो में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का चैप्टर हमने शुरू भी किया था और ऑब्वियसली बात है ख़त्म भी किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो जाके उन क्वेश्चंस को देखो, वीडियोज़ को देखो, बहुत सारा कंटेंट है चैनल के ऊपर। हाल फिलहाल चलो कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूँ सॉलिड्स और फ्लूइड्स का, तो सॉलिड्स के कंपैरिजन में फ्लूइड्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ईजी और हार्ड की बात करूँ तो इक्वली ईजी है दोनों। ओके, और चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर नहीं लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सारी भड़ास निकाल दो। ओके, सो फ्लूइड्स, ऑब्वियसली बात है, लाजमी है कि हम लोग इसके चैप्टर के नेम से ही शुरू करेंगे। फ्लूइड्स इज इक्वल्स टू, मतलब है फ्लूइड्स का मतलब होता है सब्सटेंस विच कैन बिगिन टू फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। देखो, अगर हम लोग मैटर की 3 स्टेट्स में से सॉलिड को बाहर निकाल दें और बचा हुआ जितना भी पार्ट्स है, अगर हम लोग उनको फ्लूइड्स का मतलब एज्यूम करें, एज्यूम क्या करें होता है वो, तो उसके अंदर लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड्स के अंदर आते हैं। ओके, ऐसा मत समझना कि सिर्फ लिक्विड्स ही आते हैं। अब फ्लूइड्स के अंदर भी 2 फॉर्म्स होते हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक। हाइड्रोस्टैटिक के अंदर क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब समझ लो कि वो रेस्ट पे है, कहीं पे भी लगा दो। डायनामिक का मतलब है कि मोशन के अंदर है। ओके, अब स्टैटिक के अंदर क्या है, 2 और कॉन्सेप्ट आते हैं, जो है बुएंसी और सरफेस टेंशन। हाइड्रोडायनामिक के अंदर विस्कोसिटी आता है। बुएंसी के बारे में नहीं सुना होगा तो अभी सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के बारे में सुना ही होगा, इनका नाम तो सुना ही होगा, है ना। चलो तो एक एक करके सबके पर्दे उठाते हैं। सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक, फ्लूइड्स एक्सर्ट थ्रस्ट। यहाँ पे जो थ्रस्ट होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है। द नॉर्मल फोर्स यानी कि थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ इट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो, प्रेशर को हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी एसआई यूनिट पास्कल होती है। ओके, और ये स्केलर क्वांटिटी है, ऑब्वियस ही बात है, ये सब हम लोग जानते हैं। अब बात करता हूँ डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी की। ओके, सो ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी आ जाता है। तो डेंसिटी का हम लोग सब लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सब्सटेंस की जो डेंसिटी है, द रेशियो टू इट्स वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री पे इसलिए क्योंकि हाँ भाई, वो एक वीआईपी टेम्परेचर है वाटर के लिए, मतलब उस वक्त उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के लिए परफेक्ट होते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ओके, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है और ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं आगे चलूँ तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब एक ही कॉमन ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू 1 है तो वो नियरली इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर पे रहेगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी जो है वो स्मॉलर देन 1 है तो इट विल बी स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लॉ नहीं है, सिर्फ एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, और गलत भी हो सकती है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। पर हाँ, मैंने वार्न ज़रूर किया है कि ये कोई लॉ नहीं है, एक सिर्फ जनरल ऑब्जर्वेशन है। पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे किसी ने जिसके पास बहुत टाइम होगा और कुछ निकाल दिया होगा उसने। अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। अब इसका भी एक है रेशो, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी इन एयर एंड लॉस ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर एट 4 डिग्री। देखो न्यूमेरिकली जो है ना, देखो न्यूमेरिकली में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में कि हम लोग बहुत बार जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है ना, उनको थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। मतलब डेसिमल्स को थोड़ा, जैसे कि 52 है तो 50 तक लेके चले जाते हैं, फिर कई बार 48 तक भी लेके चले जाते हैं, और 52 से 54 या 55 तक भी लेके जा सकते हैं क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए। तो उसी टाइप से न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो RD यानी कि रिलेटिव डेंसिटी और हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमारी मतलब वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो नियरली इक्वल टू होती है, इक्वल्स टू ईच अदर। ओके,
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। ओके, देखो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर जैसा हमने देखा था कि वेरिएशन ऑफ जी एट हाइट एच इन डेप्थ डी, ऐसा सब कुछ होता है ना, तो वैसा ही ये कुछ है। इसके अंदर नेट फोर्सेस देख लो, F1 प्लस एम जी इज इक्वल टू F2, ये इक्वेशन। देखो F1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि P1A माइनस, और F2 को मैं लिख सकता हूँ P2A प्लस M। मास क्या होता है बताओ? मास को अगर मैं डेंसिटी और वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से देखूँ तो वॉल्यूम और डेंसिटी आ जाएगा। डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रो से। जी को वैसा का वैसा रहने दो। अब ए को कॉमन ले लेते हैं। ए को कॉमन ले लेने के बाद ये बच जाएगा हमारे पास P1 माइनस P2 प्लस एच रो जी इज इक्वल टू ओ। ए को उस साइड भेज दो, कोई काम नहीं उसका, फेंक दो उसको। अब बच गया ये एच ई जी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 एंड हेंस P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच ई जी। कैसा भी लिखो, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ही है वैसे भी, मतलब इक्वल्स टू नहीं है, बट लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, बात तो एक ही है ना। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के ऊपर। अभी तक हम लोग हाइड्रोस्टैटिक के ऊपर ही हैं, हाइड्रोडायनामिक के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। सुनने में दोनों ही अच्छे शब्द है, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक। ओके, सो कंटिन्यू टू हाइड्रोडायनामिक पैराडॉक्स। Pressure is not depending on the amount of fluid present but simply depends on the depth। देखो इसके अंदर क्या होता है कि प्रेशर जो है ना, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है सिंपली उसकी डेप्थ के ऊपर कि कितनी उसकी गहराई है। और शायद ऐसे कुछ लाइन भी है कि समुद्रों को ऊपर से नहीं उनकी गहराइयों से मापा जाता है, शायद वो फिजिक्सिस्ट होगा। ठीक है, समझ आ गया। मतलब कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड से कुछ नहीं होता, उसकी डेप्थ मैटर करती है। पास्कल्स लॉ पे आते हैं, सीधी सी बात है। इट स्टेट्स दैट इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज द सेम। अगर मैं ऐसा मान लो, जो नहीं मान सकते पर फिर भी कभी कभी मान लेना पड़ता है कि ग्रेविटी है ही नहीं, मतलब है पर नेग्लिजिबल है, तो जो प्रेशर होगा हर एक पॉइंट के ऊपर एक लिक्विड के अंदर जो कि इक्विलिब्रियम में है, ऑफ कोर्स रेस्ट में है, तो वहाँ पे प्रेशर सेम होगा, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, जितने भी प्रेशर पॉइंट्स ले लो। ओके, अब इसके अंदर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये फॉर्मूला डाल देना। ओके, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस कर लेने से और अच्छे से हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, नहीं भी डालता तो भी चलता, बट क्या करें, डालना पड़ता है। द गैसेस इन्वॉल्व सराउंडिंग्स द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, द गैसेस, देखो अर्थ को जो गैसेस सराउंड करती हैं वो एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर लगता है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और कुछ भी नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट is equal to the weight of an vertical column of air of unit cross section area extending from that point to the top of the earth's atmosphere। देखो अगर 1 atm को न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में न्यूटन मीटर में देखोगे तो वो हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵। देख लो यार, कभी न्यूमेरिकल्स में काम आ जाता है। ओके, आगे चलते हैं कुछ वेरियस यूनिट्स के ऊपर। देखो हमने पहले ही थर्मोडाइनमिक्स के अंदर देख चुके हैं यूनिट्स कन्वर्जन का, ठीक है, उसके अंदर इंक्लूड किया था मैंने। इसके अंदर भी देख लो कि 1 atm को हम लोग किस किस में देख सकते हैं, ठीक है, वैसे आपको आते होगा। अभी आ जाते हैं हम लोग बुयांसी ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे सब लोग इस टॉपिक के आगे खुश हो जाते हैं कि चलो कोई हाश ऐसी चीज़ आई जिसमें कुछ नया भी है और मज़ेदार भी। ओके, पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और wholly immersed in a fluid, it displaces the fluid. The displaced fluid has a tendency to regain its original position. Due to it, an upward force is exerted on the body by the displaced fluid. ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखते हैं। देखो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बुयांसी, ठीक है। इसका हम लोग वाटर डिस्प्लेस लिक्विड, मतलब वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट, W मतलब वेट, ओके, W मतलब वाटर मत समझ लेना।
It states that when a body is immersed wholly or partially in a liquid at rest, it loses some of its weight, and the loss in the weight of the body is the liquid is equals to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. ओके ये 2 पैराग्राफ 16 लाइन्स सिर्फ इससे समझ आ जाएगी डायग्राम से। देखो इस डायग्राम के अंदर हो क्या रहा है, एक 5 kg का ऑब्जेक्ट था जो एक कंटेनर है जार से भरा हुआ, मतलब फुल भरा हुआ उस होल तक जिस होल में से पानी बाहर निकल सकता है अगर हल्का सा भी उसके अंदर कुछ गया तो हल्के से की जगह में उसके अंदर पूरा 5 किलो का बॉक्स, पता नहीं इसको 5 किलो का मतलब ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ। ओके तो अब उससे जितना भी जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगा और उस लिक्विड का जो वेट होगा वो उसकी वॉल्यूम के इक्वल्स टू होगा, मतलब बराबर होगा। ओके 5 kg का ऑब्जेक्ट मैंने उसके जार के अंदर डाला तो 2 kg का फोर्स उसने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया और उतना ही लिक्विड उस जार दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, जिसको हमने देख लिया कि ये 2 kg है, फोर्स भी 2 kg है, उसका वेट भी 2 kg कम हो गया। ओके अब आ जाते हैं हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ओके इट स्टेट्स है, देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन उसकी जगह पे ठीक है, बट ऐसा मत समझना कि इसको पढ़ के अगर आपको तैरना नहीं भी आता है तो अभी आप तैर लोगे, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट स्टेट्स दैट अ बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी। ओके ये देखो क्या बताता है कि एक बॉडी कब फ्लो करेगी इन अ लिक्विड अगर वेट ऑफ द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो अगर पूल के अंदर बिना हाथ पाँव चलाए रुक जाओगे, हाँ देखो कुछ कंडीशंस होती है जिसके अंदर ऊपर तैरते हैं, बट वो स्पेशल कंडीशंस होती है, ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते। ओके तो मतलब अगर हाथ पाँव नहीं चलाओगे तो सीधा समुद्र की गहराई नापने जाओगे। Equilibrium of floating bodies. Okay, a body can float if the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body must be equal to the weight of the body. दूसरी condition, a body can be in the equilibrium with the center of gravity of the body and center of buoyancy must be along the same vertical line. Same vertical line. का बहुत अच्छे। The body will be in the stable equilibrium of the center of gravity lies vertically below the center of buoyancy and in unstable equation if it is above. ठीक है तो देखो अब आ जाते हैं हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंस कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर मैं बताऊं ग्रेटर देन स्मॉलर देन तो सबसे देखो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जिसकी सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है वो होती है गैसेस, उसके बाद लिक्विड्स, उसके बाद सॉलिड्स। अगर उल्टा चलो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स की होती है, फिर लिक्विड्स, फिर गैस। ओके अगर मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ जाऊं तो चैप्टर नंबर 13 के अंदर हाइड्रोकार्बन्स में ये टर्म आएगी कि वैन डायर्स वाल्स फोर्सेस। ठीक है वो कुछ भी नहीं है, बस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है उसमें ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है वो शॉर्ट रेंज की होती है। शॉर्ट रेंज अगर मैं लॉन्ग रेंज का एग्जांपल दूँ तो ग्रेविटी, मतलब कहाँ जाएगी ग्रेविटी इस पूरे यूनिवर्स के अंत से लेके अनंत तक ग्रेविटी तो है। ओके अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम लोग वैन डायर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। अब ये भी दो हैं, कॉसेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। कॉसेसिव फोर्स यानी कि सेम को, यानी कि मतलब कॉसेसिव है उसका मतलब होता है सेम, एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, और एडेसिव फोर्स जो होती है वो एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है अब इसके अंदर सरफेस टेंशन भी होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री surface of liquid at rest tends to have minimum surface area. As such, it behaves as it is covered with a stressed membrane. So, वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ क्योंकि इसके आगे मैंने नोट्स बनाया नहीं है। ओके आप लोगों के लिए स्पेशल नोट्स है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करो, इंतज़ार की तरफ में चलते रहो।